हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम्योस्टैसिस पढ़ने वाले हैं। होम्योस्टैसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। होम्योस्टैसिस दो वर्ड से बना है, एक है होमियो एंड सेकेंड इज़ द स्टैसिस। तो जो होमियो होता है उसका मतलब होता है सेम, और स्टैसिस होता है उसका मतलब होता है स्टैंडिंग। होम्योस्टैसिस का डेफिनेशन होगा, इट रिफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट नाउ? इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का क्या है? वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। सेल के आउटसाइड जो फ्लूइड होता है एंड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग थ्रू आउट द बॉडी, हमेशा बॉडी में मूव कर रहा है सेल के बाहर, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और यही जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। इट इंक्लूड्स ब्लड विच सर्कुलेट्स इन द वैस्कुलर सिस्टम एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है दैट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड ऑल अदर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल्स। जो कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस है दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। क्यों? क्योंकि इट एक्सप्लेन्स द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर टू बी मेंटेन विद इन द नॉर्मल रेंज। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है इट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल टेम्परेचर, तो देन वी कंसिडर इट एज अ फीवर। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे हो जाता है तो वी कॉल इट एन हाइपोथर्मिया। तो दोनों ही कंडीशन में अगर वो फिजियोलॉजिकल लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो भी और कम हो रहा है तो भी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द normal function of the body. So it has to be maintained at within the normal physiological limit. Next, coming to the components of the homeostatic system. होम्योस्टैटिक सिस्टम जो होता है बॉडी का, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइस होता है विच ऑपरेट इन अ साइक्लिक मैनर। मतलब इसके लिए हमको कुछ बाहर से एफर्ट नहीं लगाना होता है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी में बढ़ रही है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म चालू करेगा कि वो कम हो जाए। अगर कुछ कम हो रहा है तो बॉडी उस पर वर्क करेगी कि वो बढ़ जाए। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइस होता है विच ऑपरेट्स इन अ साइक्लिक मैनर। सो दिस साइकिल इंक्लूड्स द 4 कंपोनेंट्स। ये जो है वो 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड करता है। फर्स्ट इज द सेंसर और डिटेक्टर विच रिकॉग्नाइजेस द डेविएशन। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट से कम या ज़्यादा हो रहा है, डेविएट करता है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी बॉडी में एक सेंसर होना चाहिए या एक डिटेक्टर होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड इज द ट्रांजिशन ऑफ दिस मैसेज टू अ कंट्रोल सिस्टम। जो भी डेविएशन उस सेंसर या डिटेक्टर ने रिकॉग्नाइज किया है उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए फ्रॉम कंट्रोल सेंटर तक। थर्ड इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टू इफेक्टर ऑफ करेक्टिंग डेविएशन। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इट मे बी electrical process in the form of impulse through nerve, or it may be a chemical process mainly in the form of hormones through blood or body fluid. And fourth is the effector which corrects the deviation. So these are the 4 components of the homeostatic system. Next हम पढ़ने वाले हैं mechanism of homeostatic system. Homeostatic system is responsible for maintaining the normalcy of various body system. तो होम्योस्टैटिक सिस्टम का काम क्या है? उसका काम है नॉर्मलेसी को मेंटेन करना। जो बॉडी में डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनमें उनके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर रह के काम करवाने की जो जिम्मेदारी है वो होम्योस्टैटिक सिस्टम की है। Whenever there is any change in the behavior pattern of any system, कोई भी चेंज है अगर पैटर्न किसी भी सिस्टम के पैटर्न में, इन दैट टाइम व्हाट इफेक्टर क्या करेगा? इफेक्टर या तो उस नॉर्मलेसी को, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हुई है तो बैक टू नॉर्मल करेगा। कैसे करेगा? या तो चीज़ों को इनहिबिट करके या एक्सेलरेट करके। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हुई है तो उसको इनहिबिट करेगा, कोई चीज़ कम हुई है तो इसको एक्सेलरेट करेगा। तो ऐसे करके वो चीज़ों को नॉर्मल करता है। दिस इज़ अचीव्ड बाय द मीन्स ऑफ फीडबैक सिग्नल्स।
फीडबैक सिग्नल से अचीव करेगा। हमारी बॉडी में बेसिकली दो तरह के फीडबैक सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द नेगेटिव फीडबैक एंड सेकंड इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। जो फीडबैक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो मेजॉरिटी सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से काम करती है और कुछ कुछ चीज़ें हैं वो पॉजिटिव फीडबैक से काम करती हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज़ द वन to which the system react in such a way as to arrest the change or reverse the direction of change। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जो चेंज हुआ है उसको, उस चेंज को या तो रोक देना है या फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना है। ऐसे सिस्टम को हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम करते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम एग्जांपल से TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसका काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट द थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने के लिए थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। When the thyroxine level increases in the blood, it inhibits the secretion of TSH from the pituitary gland। जब भी थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तुरंत ब्रेन को मैसेज जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलो TSH को सिक्रीट करना बंद करें क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में बहुत सारा थायरॉक्सिन है। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि TSH का सिक्रीशन को बंद करो। जैसे ही TSH का सिक्रीशन बंद होगा there will be decreased secretion of thyroxine। TSH का काम था कि थायराइड को स्टिमुलेट करना, थायरॉक्सिन को इंक्रीज करने के लिए। TSH नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाएगा। थायरॉक्सिन का डिक्रीज होगा तो ये जो इंक्रीज हुआ था वो नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। थायरॉक्सिन का ब्लड में लेवल अगर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फिर से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल कम है, पिट्यूटरी को बोलो कि TSH का सिक्रीशन बढ़ाए। तो वो क्या करेगा? स्टिमुलेशन कॉज करेगा, TSH का सिक्रीशन को बढ़ा देगा। जैसे ही TSH बढ़ेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा, तो थायराइड जाके क्या करेगा? थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा थायरॉक्सिन सिक्रीट करने के लिए और थायरॉक्सिन का भी लेवल बढ़ जाएगा। थायरॉक्सिन बढ़ेगा तो ब्लड में बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब यहाँ पर अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम यहाँ पर कम कर देंगे जिससे बैक टू नॉर्मल हो गया। यहाँ पे कम हुआ तो इसको बढ़ा देंगे तो बैक टू नॉर्मल हुआ। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज़ द वन to which the system reacts in such a way as to increase the intensity of change in the same direction। और नेगेटिव में हम क्या कर रहे थे कि जो चेंज हुआ है उसकी इंटेंसिटी को हम डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में हम क्या करते हैं कि जो चेंज हुआ है उसकी इंटेंसिटी को हम और बढ़ा देते हैं। इट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस particularly during emergency condition। Example of positive feedback is during blood क्लॉटिंग। जब भी ब्लड वेसल में इंजरी होगी एंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग, उस समय क्या होगा? देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरा कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड थर्ड इज द कन्वर्शन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। तो ब्लड वेसल में इंजरी हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जल्दी फटाफट फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनना चालू हुआ। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर गया प्रोथ्रोम्बिन के पास और जल्दी से फॉर्म किया थ्रोम्बिन, और ये जो थ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन इन टर्न जाता है फिर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को और स्टिमुलेट करता है। जैसे जैसे थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होते जाता है वो जाके और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को स्टिमुलेट करता है। तो इससे क्या होता है कि और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और ज़्यादा कन्वर्ट होंगे और इन टर्न क्या होगा? देयर विल बी कन्वर्शन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन और जल्दी से ब्लड क्लॉट बनने में हेल्प होगी। एंड एज इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, इसीलिए हमने कहा कि जो पॉजिटिव फीडबैक होता है इसका अपना सिग्निफिकेंस होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक mechanism।